स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम देखते हैं कि हम न्यूटन्स लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल नॉर्मल डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूटन लॉ को एक यूनिक अप्रोच तो चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं जो कि सारे प्रॉब्लम्स के लिए सिमिलर हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है कि जब भी आपके कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने उसके रेफरेंस एक्सिस को डिसाइड करना होगा, यानी कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इस वाले केस में चूंकि हम प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक ही डायमेंशन में देख रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो राइट साइड है एक्स एक्सिस की वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, तो लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उसकी हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और फिर हम शो करते हैं जो भी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, और जो बॉडी है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ पार्टिकल उस डायग्राम में। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो फोर्सेस हैं उनको हम लेबल कर लेते हैं बाय सबस्क्रिप्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं ए और बी, तो हम क्या करते हैं कि फोर्स एफ ए बी है, हम लेबल लगा लेते हैं उसके सबस्क्रिप्ट में ए एंड बी। तो जिसमें जो पहले वाला ए है, इसका मतलब है फोर्स एक्ट हो रही है ऑन द बॉडी ए बिकॉज ऑफ द बॉडी बी। इसी तरह से अगर हम एफ बी ए है तो उसको हम कहते हैं कि फोर्स एक्ट हो रही है ऑन द बॉडी बी बिकॉज ऑफ द बॉडी ए। एक ये स्टेप है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि बेसिकली वेक्टर्स हम ले लेते हैं सारी फोर्सेस का जो कि अलोंग हर एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही हैं, और इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक असम्पशंस बनाते हैं कि हम बॉडीज़ को ट्रीट करते हैं एज द पार्टिकल्स, और जो भी उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रही होती हैं वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, यानी कि पार्टिकल एक को कंसिडर कर लेते हैं और उसके उस फोर्सेस की डायरेक्शन उसकी तरफ है या उनसे अवे है, यानी कि फोर्सेस सारी उससे ओरिजिनेट करती हैं। उसके अलावा जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसमें हम मोस्टली कंसिडर करते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो मैसलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। ओके, अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट दी हुई है, हम कंसिडर करते हैं कि मैं रीड कर देती हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि एक वर्कर है जो कि पुश कर रहा है। अ वर्कर W इज़ पुशिंग अ पैकिंग क्रेट ऑफ मैस M1। ये डायग्राम भी दी हुई है, यानी कि एक वर्कर है जो कि एक क्रेट है जिसका मैस M1 है और उसकी वैल्यू उसने 4.2 kg है दी है, और वो उसके ऊपर एक वर्क कर रहा है। इन फ्रंट ऑफ द क्रेट इज़ अ सेकेंड क्रेट ऑफ मैस M2 दैट इज़ 1.4 kg। इस वाले क्रेट के आगे एक दूसरे वाला क्रेट है जिसका उसने मैस M2 दिया जो कि 1.4 kg है। बोथ द क्रेट्स दे स्लाइड अक्रॉस द फ्लोर विदाउट फ्रिक्शन। ये दोनों क्रेट्स जो हैं उसको हमने एक फ्लोर के ऊपर रखा है जिस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। द वर्कर पुशेज ऑन द क्रेट 1 विद अ फोर्स P1W दैट इज 3 न्यूटन। ये जो वर्कर है वो इस क्रेट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, आप ये कह लो वर्क कर रहा है और एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसको उन्होंने P1W से रिप्रेजेंट किया है और उसकी वैल्यू उन्होंने हमें दी है दैट इज 3 न्यूटन। सो फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द क्रेट्स एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्रेट 1 ऑन क्रेट 2। हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो हमने फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा एक्सेलेरेशन होगा जिससे क्रेट 1 एंड क्रेट 2 जो है वो एक्सेलेरेट करेंगे। एक तो ये है कि क्रेट 1 और क्रेट 2 ऑब्वियसली जैसे यानी कि एक ही एक्सेलेरेशन के साथ वो करें, क्योंकि क्रेट इसके साथ अटैच्ड है, यानी कि हम इन दोनों को फिर एक सिंगल बॉडी कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर एक्सेलेरेशन जो है वो सेम होगा। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्रेट 1 ऑन क्रेट 2। क्रेट 1 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है क्रेट 2 की वजह से, वो फिर हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि हम इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, इस वाली डायग्राम में बेसिकली ये जो डॉट है, यानी कि ये जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ये बेसिकली M1 है, यानी कि ये वाला जो क्रेट था उसको ये डॉट से शो किए यहाँ पे। अब इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि हम एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, चूँकि एक ही डायमेंशन में फोर्स लग रही है, एक्स एक्सिस है, तो आपको पता है पॉजिटिव होगा ऑन द राइट साइड एंड नेगेटिव होगा ऑन द लेफ्ट साइड। अब हम देखते हैं इसके ऊपर से फोर्सेस जो लग रही हैं। एक तो ये फोर्स है P1W जो कि राइट साइड के ऊपर लग रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर लग रही है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे P1W। इसी तरह से एक फोर्स है जो कि क्रेट जो 2 है वो क्रेट 1 के ऊपर लगा रहा है, वो फोर्स F12 है।
तो फोर्स F12 क्रेट 1 के ऊपर लगा रहा है। ये बेसिकली रिएक्शन फोर्स है जब क्रेट 1 जो है वो क्रेट 2 के ऊपर लगाता है, जो कि F21 है, उसके रिएक्शन में फोर्स F12 होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसकी वजह से ये फोर्स है, लेकिन ये फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम होगी इसके के लिए। और अगर हम सेकंड देखें जो दूसरे वाला मैस है, उस वाले मैस के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि ये हमने मैस यानी कि क्रेट है जिसका मैस M2 है और उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स? F21 राइट साइड के ऊपर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। ये कौन सी फोर्स है? यानी कि ये जो क्रेट था 1 जो कि क्रेट 2 के ऊपर लगा रहा है। ओके, ये तो हमने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना दी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलेरेशन। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो फोर्सेस, जो नेट फोर्सेस एक्ट हो रही हैं क्रेट 1 के ऊपर, उसको हम देखते हैं। तो आपको पता है कि जो नेट फोर्स एक्ट हो रही है ऑन द क्रेट 1, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैं ये कहती हूँ कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ओके, नहीं, इसको पेन को ले लेती हूँ। सो सिग्मा it's sigma नेट फोर्स सिग्मा एफ एक्स। अभी मैं सबस्क्रिप्ट में एक्स लिख देती हूँ बिकॉज राइट साइड पे एक ही डायमेंशन में है जो कि एक्स एक्सिस है। तो क्या होगा, कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है इस वाली बॉडी के ऊपर? एक तो फोर्स P1W है और इसके दूसरी फोर्स कौन सी फोर्स है? F12। और कौन से डायरेक्शन में? दूसरे डायरेक्शन में, ऑपोजिट, सो दैट विल बी माइनस F12। तो ये नेट फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है ऑन क्रेट 1 कह लो। और आगे फिर हमें न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होती है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम ए एक्स। और इसमें अगेन एक्स मैंने सबस्क्रिप्ट में इसलिए एक्स एक्सिस के लिए, लेकिन हम इसको यहाँ पे निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ, मैं अब इसके सबस्क्रिप्ट में एक्स नहीं लिखूँगी, और क्योंकि एक ही डायमेंशन में, इसलिए हम इसको अरेज कर देते हैं इस एक्स को। सो तो हम इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये चूँकि पर्टिकुलरली फॉर क्रेट 1 है तो मैं इसके सबस्क्रिप्ट में M1 लिख देती हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास दैट P1W माइनस F12 इज इक्वल्स टू M1A। ये हमारे पास आ गया फॉर दिस केस। अब सेकंड के लिए हम देखते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है। तो इस केस में जो क्रेट 2 है, इस केस में जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या होगी? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक ही फोर्स है F21, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल, यानी कि जो भी सम ऑफ ऑल द फोर्स, सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज F21। तो F21 अगेन हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, कौन सी फोर्स, नेट फोर्स की क्या वैल्यू होगी? एफ एक्स इज इक्वल्स टू M2A। मैं सेम रहने दूंगी, इसके सबस्क्रिप्ट में 2 नहीं लिख रही क्योंकि सेम एक्सेलरेशन ही होगा। सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा दैट F21 इज इक्वल्स टू M2A। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देती हूँ और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कह देती हूँ। और हमने एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है? ए फाइंड आउट करना है, वो एक्सेलरेशन जिससे वो बॉडी जो है, क्रेट्स जो है वो मूव करेंगे। और अगर अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखें तो इसमें एक्सेलरेशन है। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, क्यों ऐड करना चाह रही हूँ? क्योंकि मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को ऐड करने का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करूँगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा P1W माइनस F12 प्लस F21 इज इक्वल्स टू M1A प्लस M2A। अब यहाँ पे आप देखें ये जो F12 है एंड F21, सो F12 एंड F21 बेसिकली सेम फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये दोनों फोर्सेस बेसिकली सेम, इनका अगर हम मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी।
तो अगर क्योंकि अभी हम उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट P1W इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 A। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम A को फाइंड आउट कर सकते हैं। A इज इक्वल्स टू P1W ओवर M1 प्लस M2। अब इसके अंदर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम A को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम एक्सेलेरेशन की इक्वेशन यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। A इज इक्वल्स टू दैट इज P1W बाय M1 प्लस M2। इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। P1W हमें पता था 3 न्यूटन है और M1 हमें पता है इट्स 4.2 kg और M2 जो था वो 1.4 है kg। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.54। सो एक्सेलेरेशन हमारे पास आ गया 0.54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्रेट 2 ऑन द क्रेट 1, सो दैट इज बेसिकली F21। सो F21 इज इक्वल्स टू M2A। की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, सो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो M2 इज 1.4 and A is 0.54, so this will come out to be 0.76 Newton. So F21 is 0.76 Newton. That is basically, this is the force that is exerted by the crate 2 on the crate 1। और ये make sense भी कर रहा है क्योंकि जो दूसरी फोर्स है जो कि यानी कि ये वाली फोर्स बेसिकली स्मॉलर देन द force that is exerted on the crate 1 by that worker जो कि 3 न्यूटन है। चलिए नेक्स्ट एक हम और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, जो सेकंड एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट मैं रीड करती हूँ। A passenger P of mass 72.2 kg is riding in an elevator while standing on a platform scale which is essentially a calibrated spring scale that reads the upward force FPS exerted on the passenger by the scale। यानी कि एक पैसेंजर है जो कि एक एलिवेटर में है और और बेसिकली वो स्टैंड उसने किया हुआ है ऑन अ कैलिब्रेटेड स्प्रिंग स्केल। ये यहाँ पे इस पिक्चर में पिक्चर भी शो हुई है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन है। So the situation would be the same if the passenger were hanging from a spring scale. Okay, so what does the scale read when the elevator cab is A, descending with constant velocity? Descending means like moving down with constant velocity, ये हमने find करना है। And B, ascending with an acceleration of 3.20 meters per second square। यानी कि फिर वो वाला हमने फाइंड करना है जब वो एसेंड यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा होगा जिसका विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सबसे पहले तो हम ये इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखें कि दो फोर्सेस है। एक फोर्स है FPS यानी कि जो इसके ऊपर लग रही है उस पर्सन के ऊपर बाय दैट स्केल जो कि ये स्प्रिंग का है, स्प्रिंग स्केल। वो फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है वो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, द वेट W जो कि डाउनवर्ड फोर्स है। ओके, ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम होगी। इसके अंदर आप ये भी है कि हम सबसे पहले एक इनर्शियल फ्रेम का भी इंतखाब करते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि वो हमारा जिसमें ये एलिवेटर है इसको हम इनर्शियल फ्रेम लेते हैं क्योंकि ये जो एक्सेलेटेड एक्चुअली एलिवेटर है ये इनर्शियल फ्रेम नहीं है। सो फिर हमने एक्सिस भी चूज़ कर लिए क्योंकि सिर्फ वन डायमेंशन मोशन है अलोंग द वाई एक्सिस। जैसे मैंने आपको बताया है दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अपवर्ड फोर्स है और एक डाउनवर्ड फोर्स है जो कि वेट है mg, दैट इज़ द फोर्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटी ऑन द पैसेंजर। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स कौन सी एक्ट करेगी। तो आपको पता है नेट फोर्स ऑन द पैसेंजर क्या होगी, सिग्मा एफ, चूँकि वाई एक्सिस की तरफ सिर्फ मोशन है तो सिग्मा एफ वाई विल बी इक्वल्स टू, अगर फोर्स अगर एलिवेटर
ऊपर की तरफ मूव करे तो इट मीन्स ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होगी, तो एफ पी एस माइनस डब्ल्यू ये नेट फोर्स होगी इस केस में ऑन द पैसेंजर। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ अगेन वही स्टेप्स करेंगे, दैट सिग्मा एफ वाई नेट फोर्स इसके बराबर होगी एम ए वाई के। अब इस केस में हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ए था डिसेंडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि वो नीचे की तरफ आ रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वो नीचे की तरफ आ रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है, सो नेट फोर्स किसके बराबर होगी, W माइनस एफ पी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ वाई, और हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो W माइनस एफ पी एस इज इक्वल्स टू एम ए वाई। अब इस केस में वो कह रहा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है देयर विल बी नो एक्सेलेरेशन, तो इसका मतलब है ए बेसिकली ए वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा W माइनस एफ पी एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और आपको पता है W का मतलब है द वेट, तो वेट की वैल्यू होती है mg, सो mg माइनस एफ पी एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप एफ पी एस इज इक्वल्स टू एम जी, यहाँ से आप कैलकुलेट कर ले, मैथ हमें उन्होंने दिया हुआ है दैट इज़ 72.2 kg, और जी की वैल्यू क्या है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड के। इसको आप सॉल्व करें तो ये है 708 न्यूटन। सो एफ पी एस यानी कि जो फोर्स एक्ट हो रही है उसकी ये वैल्यू होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्केल की जो रीडिंग है वो डिपेंड नहीं कर रही अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर, यानी कि स्केल की रीडिंग जो है वो सेम रहेगी चाहे एलिवेटर मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे या वो रेस्ट पर रहे, तो स्केल रीडिंग जो है वो सेम ही रहेगी जो कि यहाँ पे वो रीड कर रहा है। ओके, अब सेकंड बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट बी को देखते हैं, उसमें हमने फाइंड करना है कि जब वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है एलिवेटर तो उसके ऊपर कुछ कुछ एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी उन्होंने हमें दी है, तो हमने देखना है कि फिर उसके ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है उसकी क्या वैल्यू होगी। सो इस केस में जो नेट फोर्स है जो एक्ट कर रही है उसको हम चूँकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा है, तो एफ पी एस माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू एम ए वाई नेट फोर्स जो है। अगेन हम इसको अगर देखें तो ओके, सो एफ पी एस माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए वाई, सो एफ पी एस इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए वाई। सो एम हम कॉमन ले लेते हैं, सो दैट विल बी जी प्लस ए वाई। सो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट एफ पी एस इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 72.2, और जी की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 9.8। उन्होंने एक्सेलेरेशन की हमें वैल्यू दी है दैट इज़ 3.20। इसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास एफ पी एस की वैल्यू आ जाएगी 939 न्यूटन। सो ये उस केस में फोर्स है जो एक्ट कर रही है जब एक एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद सम एक्सेलेरेशन 3.20 जो एक्सेलेरेशन है। सो आई थिंक आप लोग इसी तरह से और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं न्यूटन लॉज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए। ओके, सो इसके बाद मैंने इसी वीडियो के नीचे एक लिंक में ये पूरा जो यूनिट है इस यूनिट का एक मैंने क्विज़ बनाया है और उसका लिंक मैंने वहाँ पे डाल दिया है, तो आप काइंडली उस क्विज़ को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।